नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 में हमने सुनामी की जो सुनामी की आशा के विषय में चर्चा की थी। सुनामी का अर्थ क्या है और सुनामी जो कि जापानी भाषा का शब्द है वो किस प्रकार से प्रशांत महासागर में जितनी भी सुनामी आती हैं उस विश्व की सर्वाधिक सुनामियां प्रशांत महासागर में आती हैं। परंतु हिंद महासागर भी सुनामी की दृष्टि से सुविध नहीं है। हिंद महासागर के क्षेत्र में भी सुनामी आती है। और इसके अलावा हमने तीन जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुनामियां समुद्र में ही आती हैं। एक हमने बात की थी करंट की, यानी धाराओं की बात की थी। दूसरी हमने बात की थी वेव की और तीसरी हमने टाइड की बात की थी। तो हमने बताया था कि जो सुनामी है वह एक प्रकार की असामान्य वेव है। वेव इसके संबंध में हम यहाँ तक हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि जो सुनामी है वह एक प्रकार की वेव है, परंतु यह चूंकि टाइड भी है। सुनामी जो हाइट की दृष्टि से एक टाइड है, क्योंकि जिस प्रकार से जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार के समय की उसकी जो लहर होती है उसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। तो इसी गुण के आधार पर इसे टाइड भी कहा जाता है। परंतु बेसिकली तौर पर कहा जाए तो सुनामी एक प्रकार की असामान्य वेव है, क्योंकि इसमें जल का संचरण नहीं होता है बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुनामी के कारण क्या है, किन कारणों से सुनामियां आती हैं। तो चूंकि सुनामी के बहुत से कारण हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारण हैं। क्योंकि जो सुनामी है, सुनामी के कारण बहुत बड़ी संख्या में, बहुत व्यापक संख्या में जान माल की हानि होती है। तो इन जो कुछ हमारे जो कारण है, प्राकृतिक कारण है या फिर मानवीकृत कारण, तो इन कारणों की वजह से सुनामियां हैं, तो सुनामी आती हैं। तो उनमें सबसे पहला कारण है वह है उल्कापात होना। उल्कापात होना यानी जब हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो अदर कैलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट हैं उनका हम प्रभाव देख सकते हैं। यानी जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रभाव भी पृथ्वी पर होता है। तो जब उल्कापिंड यानी जो उल्कापिंड होते हैं वह जब पृथ्वी की इस धरातल पर टकराते हैं तो इससे भी सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा कोई जब हमारा ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के हमें उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु उल्कापिंडों के गिरने के कारण भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सुनामियां आ सकती हैं। यदि उल्कापिंड किसी भी समुद्र में गिरता है तो ओशियन के बाद जो वाटर होता है उसमें एक असंतुलन पैदा होगा और इससे जो एनर्जी होगी उससे सुनामी का खतरा हो सकता है। परंतु हमारे पास इसका ऐतिहासिक रूप से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो एक प्रमुख कारण उल्कापात होना ही है। दूसरा प्रमुख कारण है वह है न्यूक्लियर टेस्टिंग यानी परमाणु परीक्षण। क्योंकि विभिन्न देशों के द्वारा अपनी जो शक्ति है, तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व के सभी देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि उनके पास कितनी अधिक संख्या में परमाणु हथियार हो, और इस परमाणु हथियारों की दौड़ को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा समय समय पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। नए नए तरीके से नए नए तकनीक का प्रयोग करते हुए परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और नए नए तकनीकों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और इसी के तहत कई ऐसे परीक्षण होते हैं जो अंडर वाटर परीक्षण होते हैं, यानी परमाणु परीक्षण जो कि अंडर वाटर होते हैं। कुछ ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो समुद्र के अंदर चलती हैं। हालांकि पनडुब्बी तो समुद्र के अंदर ही होती है। तो जो पनडुब्बियां होती हैं, तो पनडुब्बी के माध्यम से जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, या फिर जो अंतः अगाह जो कि समुद्र के अंदर जो भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तो उनसे पृथ्वी के जो समुद्र के जो ओशियन जो वाटर है उसमें अनबैलेंस की स्थिति, एक असंतुलन की स्थिति, एक असामयिक एक दुष्चक्र की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे भी जो सुनामी है उसका खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो मानवीय यदि हम कारक की बात करें तो परमाणु परीक्षण एक प्रमुख मानवीय कारक है जिसके कारण सुनामी आने का खतरा रहता है। ठीक, तो इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख कारण है वह सुनामी आने का वह है लैंडस्लाइड का होना। मान के चलिए लैंडस्लाइड होती है, तो लैंडस्लाइड के समय जो बहुत बड़ी संख्या में जो मलबा होता है, तो मलबा नदियों के माध्यम से बह बहकर, या फिर यदि लैंडस्लाइड के माध्यम से जो समुद्र में गिरता है मलबा, क्योंकि यदि समुद्र के किनारे जैसे अभी हमारा जो पूर्वी तट है,
तो पूर्वी तट में जब लैंडस्लाइड होगी तो मलबा सीधे समुद्र में जाकर के देगा। तो समुद्र में जब मलबा गिरेगा तो उस मलबे के कारण जो जल की सतह को जितना मतलब जल एक उस स्थान से दूर हुआ है, उस स्थान को भरने के लिए, उस स्थान के जल को मतलब संतुलित करने के लिए जल दूसरी जगह पर सुनामी के रूप में अपने मतलब संतुलित होने का प्रयास करता है। ठीक, तो यह तीसरा कारण, प्रमुख रूप से तीसरा कारण है कि लैंडस्लाइड के कारण भी जो सुनामी आने का खतरा रहता है। क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण जो सुनामी का खतरा है वह है, उसका उदाहरण हम ग्रीनलैंड के आसपास देख सकते हैं। एक मतलब ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो यूरोप महाद्वीप है उसके बीच में स्थित है। तो ग्रीनलैंड में इसका उदाहरण हम एक बार मतलब देखा जा चुका है कि जो लैंडस्लाइड है यानी भूस्खलन, तो भूस्खलन के कारण जो कि जब मलबा मतलब मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है तो मलबा गिरता है। बड़े 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 पर्वतों या पहाड़ों की जब से जो मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो उस समय यह यदि समुद्र में आकर गिरता है तो उससे इस सुनामी का कारक उत्पन्न करने वाला कारक प्रमुख रूप से है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण के रूप में हमने यहाँ पर बात की, हिमालय परीक्षण की बात की, हमने उल्कापात की बात की, इसके अलावा हमने लैंडस्लाइड की बात की। यह 3 प्रमुख कारण तो है ही, परंतु इसके साथ जो चौथा प्रमुख कारण है वह है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के कारण भी जो सुनामी आती है, ज्वालामुखी के कारण सुनामी आती है, इसका हम उदाहरण जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो बेल्ट बना हुआ है उस बेल्ट में देख सकते हैं। चाहे हम जापान की बात कर लें या फिर जो वोल्केनो एरप्शन यानी ज्वालामुखी के कारण जो सुनामी आती है तो उस वहां पर हम जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी के माध्यम से जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है, उस ज्वालामुखी का जो मुंह होता है तो उससे जब लावा निकलता है तो लावा का जो मिश्रण होता है वह समुद्र में होता है और अत्यधिक मात्रा में लावा आ जाने से सुनामी आने का खतरा रहता है। क्योंकि ज्वालामुखी के कारण सुनामियां बड़े स्तर पर आती हैं और जो कि ज्वालामुखी के जितने भी प्रमुख स्थान हैं यानी जहां जहां ज्वालामुखी आता है वह स्थान प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ठीक, तो इस कारण इसलिए भी जो प्रशांत महासागर है, इसलिए इस प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सुनामियां आती हैं और ज्वालामुखी सर्वाधिक प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी आते हैं। क्योंकि उस प्रशांत महासागर के चारों ओर इस प्रकार का एक मतलब बेल्ट बना हुआ है जो जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहां पर ज्वालामुखी बहुत विशाल संख्या में आती हैं और ज्वालामुखी के कारण जो लावा निकलता है तो लावा का हजारों किलोमीटर तक प्रभाव होता है। तो इसके कारण भी सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। परंतु एक प्रमुख कारण जो ज्वालामुखी आने का जो सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप भी है। यानी सबसे प्रमुख कारण यदि हम बात करें तो भूकंप ही है। यानी भूकंप के कारण सुनामी आती है, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि भूकंप के कारण सुनामी आती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भूकंप के कारण सुनामी आए। ठीक, यानी हर भूकंप के कारण सुनामी नहीं आती है। अभी दिल्ली में मतलब कुछ समय पहले मतलब दिल्ली नहीं सॉरी जम्मू कश्मीर के आसपास भूकंप आया था तो उससे सुनामी नहीं आई थी। तो भूकंप के कारण सुनामी आती है परंतु हर भूकंप के कारण सुनामी नहीं आती है और हर सुनामी का कारण भूकंप नहीं होता है। यानी जो सुनामी आती है कि उसका कारण केवल भूकंप नहीं है, उसके अलावा ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड भी उसका कारण है, उसके अलावा जो उल्कापात उसका एक कारण है, मानवीय परीक्षण जो मानव के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं वह भी उसका कारण है। तो भूकंप के कारण ज्वालामुखी आते हैं परंतु भूकंप के कारण सुनामियां आती है परंतु हर सुनामी का कारण भूकंप नहीं होता है। ठीक, तो केवल उन्हीं भूकंपों के सहारे जो सुनामी आती हैं वही भूकंप सुनामी दायक होते हैं जिन भूकंप का अभिकेंद्र जिन भूकंप का एपिसेंटर समुद्र के अंदर हो। यानी मान के चलिए क्योंकि भूकंप आते हैं तो भूकंप का जो केंद्र होता है, जो केंद्र बिंदु होता है वो है यदि समुद्र के सतह के नीचे हो तो उस स्थिति में भूकंप से सुनामी आने का खतरा रहता है। मान के चलिए 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसका एपिसेंटर, उसका जो भूमि का जो मूल केंद्र था वह केंद्र जो इंडोनेशिया के पास जो समुद्र के अंदर वह बिंदु था।
तो इसलिए उस समय इतनी व्यापक इतने मतलब उस समय 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इतनी बड़ी स्तर पर सुनामी आई थी, जिसके कारण हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो भूकंप उन्हीं भूकंपों के कारण सुनामी आती है जिनका जो अभिकेंद्र होता है वो समुद्र के अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो भूकंप है ऐसा प्रमुख रूप से माना जाता है करीब 30 से 40% या फिर कहें 50%, तो 50% सुनामी भूकंप के कारण ही आती है। और यदि हम उल्कापात की बात कर ले या फिर हमने लैंडस्लाइड की बात की या फिर न्यूक्लियर टेस्ट की, इनके कारण बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही मतलब सीमित संख्या में ही सुनामी आती है और सुनामी का एक प्रमुख कारण ही है अर्थक्वेक। इसलिए हम इसे, जो कि अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के समय में 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी, एस और एल, जिसकी हम चर्चा भूकंप वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो यह ऐसा माना जाता है कि जो सुनामी है वह है भूकंप जनित वेव है, यानी भूकंप के कारण ही सुनामी उत्पन्न होती है। यानी जो सुनामी है वह भूकंप का परिणाम है, यानी भूकंप आया तो उसके बाद सुनामी आएगी, ऐसा माना जाता है। और हमने जैसा कि चर्चा की है कि हर भूकंप के कारण सुनामी आती नहीं है, उन्हीं भूकंपों के कारण सुनामी आती है जिन भूकंप का केंद्र समुद्र सतह के भीतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर तो यह तो हमने कारणों की बात की, जो कुछ प्रमुख कारण थे जिन कारणों की वजह से सुनामियां आने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर जो मतलब जो प्रमुख कारण की हमने चर्चा की, अब हम बात करते हैं कि विश्व स्तर पर किन किन कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सुनामी की दृष्टि से प्रोन है, यानी जिन क्षेत्रों में सुनामी का खतरा बहुत व्यापक स्तर पर रहता है। इसके अलावा भारत में भी भारत का जो क्षेत्र है जो कि हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो जो कि सुनामियां समुद्र के अंदर ही आती हैं, तो भारत भी इस दृष्टि से सुविध नहीं है, भारत में भी सुनामी का खतरा प्रॉपर बना हुआ है। ठीक, तो यदि हम सुनामी के वितरण की बात करें, तो हम यदि वैश्विक स्तर पर सुनामी के वितरण की बात करें, तो सबसे पहले तो हम उन्हीं क्षेत्रों की बात करते हैं जहां भूकंप अधिक आते हैं, जहां पर ज्वालामुखी आती है, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी तो सुनामी का प्रमुख कारण है। तो जिन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आएंगे, जिन क्षेत्रों में सुनामी ज्वालामुखी अधिक आएंगी, उन्हीं क्षेत्रों में सुनामी अधिक आएंगी, यानी सुनामी वहीं से उत्पन्न होती है। परंतु जो ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसका प्रभाव सीमित होता है। मान के चलिए जो ज्वालामुखी का लावा यदि जापान में जो कोई ज्वालामुखी फूटता है, तो ज्वालामुखी के कारण उसी का क्षेत्र, उसी के मतलब 100-200 या 100-200 एकड़ 100-200 किलोमीटर का एरिया ही उससे प्रभावित होता है ज्वालामुखी से। परंतु यदि सुनामी आती है तो सुनामी एक व्यापक स्तर पर आती है, यानी प्रशांत महासागर में यदि कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता है। यह सुनामी का प्रमुख रूप से प्रमुख उपाय है, प्रमुख मतलब है, बिंदु है, प्रमुख तत्व है कि सुनामी एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। यानी जो सुनामी, जैसे भूकंप आया मान के चलिए, तो भूकंप भी एक निश्चित क्षेत्र में आता है, भूकंप का एक निश्चित जोन होता है, परंतु सुनामी होती है, सुनामी का असर व्यापक होता है। सुनामी यदि यहाँ मान के चलिए, यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में सुनामी मतलब भूकंप आता है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर भारत के पास जो हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर तक पड़ता है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें, तो जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो प्रशांत महासागर के जो कि यदि हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में जापान, चीन और फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे देश विद्यमान हैं। और यहाँ पर इन देशों में भूकंप और ज्वालामुखी बहुत विस्तृत मात्रा में आती है, यानी भूकंप की दृष्टि से, ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत अधिक यह क्षेत्र ऐसा संवेदनशील माना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में सुनामी अधिक आती है। इसके साथ साथ जो हमारा जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, तो इस क्षेत्र में भी जो सुनामी है उसका खतरा बना रहता है। परंतु जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अब जो कि मैप है, मैप पर देखिएगा, मैप पर जो स्थिति है अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जो अटलांटिक महासागर है, ऐसा माना जाता था कि वह अटलांटिक महासागर भूकंप सुनामी की दृष्टि से उतना
मतलब उतना संवेदनशील नहीं है, परंतु इसमें भी कुछ मात्रा में सुनामियां पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में सुनामियां आती हैं। तो यदि हम वैश्विक स्तर पर सुनामी की बात करें तो लगभग 70% सुनामियां प्रशांत महासागर में आती हैं और 15% सुनामी आती है अटलांटिक महासागर और मेडिटेरियन सी। क्योंकि अटलांटिक महासागर हमने बता ही दिया है कि यह अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में है और यह अटलांटिक महासागर यूरोप के पश्चिमी भाग में है। तो अटलांटिक महासागर और मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, यह जो भूमध्य सागर है यह जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर स्थित है। तो इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 15% सुनामियां आती हैं। इसके अलावा यदि हिंद महासागर की बात करें हम, तो हिंद महासागर में 6% सुनामियां, ऐसा माना जाता है कि 6% वैश्विक जितनी विश्व में सुनामी आती है तो उसका 6% ऐसे महासागर, ऐसे मतलब हिंद महासागर में आती है। इसके अलावा कैरिबियन सी की बात करें हम, कैरिबियन सी जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है, यानी जो कैरिबियन सी है तो वहां पर भी 9 से 10% सुनामी आती है। क्योंकि कैरिबियन सी के जो प्रमुख देश वेस्ट इंडीज जो देश हैं, जो देशों का समूह है वह भी कैरिबियन सी के अंतर्गत ही आता है। तो वहां पर भी सुनामियां लगभग 10% सुनामी का खतरा देखने को मिलता है। और जब सुनामी आती है तो सुनामी के कारण बहुत बड़ी बड़ी मतलब ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। तो इन जो सुनामी आती है तो सुनामी की हमने सबसे पहले हमने तो यह समझा कि पिछले वीडियो में हमने समझा कि सुनामी आखिर क्या है, सुनामी आखिर उत्पन्न क्यों होती है। ठीक, दूसरी और इस वीडियो से हमने जो बात की थी कि सुनामी आने के कारण क्या है, सुनामी हमने के कारणों की चर्चा की हमने। उसके बाद हमने सुनामी का वितरण देखा कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सुनामी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सुनामी का आने का खतरा उन देशों में बना ही रहता है। उसके बाद हमने वैश्विक वितरण की बात कर ली और इसके साथ साथ अब हम जो सुनामी के इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इसका जो प्रभाव क्या होता है, कि वैश्विक परिदृश्य में सुनामी का क्या प्रभाव है। यदि हम सुनामी की बात करें तो सुनामी जो कि समुद्रों में आती है, महासागरों में आती है। तो महासागर यानी समुद्र से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं वह सुनामी की दृष्टि से सर्वाधिक खतरा महसूस करते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो तीनों तरफ से मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो इसलिए भारत भी सुनामी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके कारण जब सुनामी आती है तो सुनामी के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो लहरें इतनी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण जो तट पर निवास करने वाले लोग होते हैं